श्री जी के चरणों में भाव भरा नमन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में तत्व मंथन की ये दूसरी कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। इसका विषय है लोक। लोक का सुंदर विवेचन करेगी हमारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, जैन दर्शन की ज्ञाता, जैन स्कॉलर की निर्देशिका तथा विद्या का दर्शन विद्या की इंसाइक्लोपीडिया कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारी डॉक्टर मंजू जी नाटा। आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी आपके बारे में कुछ कहना मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। आपने बीए, एमए, पीएचडी की कर रखी है और आपके निर्देशन में 2 बैच जैन स्कॉलर के पूरे हो चुके हैं, तीसरा बैच अभी चल रहा है। आपकी प्राकृत, संस्कृत, द्रव्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आगम पर अच्छी पकड़ है। धन्य हो गया यह तेरापंथ समाज, जिसमें अब तक 28 जैन स्कॉलर तैयार हो चुके हैं और 27 तैयार हो रहे हैं। यह हमारे समाज के लिए, हमारे तेरापंथ धर्म संघ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप इतने ज्ञान के भंडार हैं और हमारे अखिल भारतीय से सैकड़ों बहनें जुड़ेंगी, आप महीने में एक क्लास हमारी जरूर लीजिए, कोई भी विषय पर प्रशिक्षण जरूर दीजिए। और आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो ये आज दूसरी कार्यशाला है। पहली कार्यशाला में आपने महाविद्य क्षेत्र पर प्रशिक्षण दिया था, बताया था, और ये आज है लोक। मैं ज्यादा न समय नष्ट करके ज्यादा से ज्यादा हम मंजूबाई को सुनने चाहेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मंजूबाई से कि आप लोक के बारे में हमें बताएं। सम्माननीय जैन स्कॉलर निर्देशिका डॉक्टर मंजू जी नाटा। आचार्य वर्ग के चरणों में कोटिशः नमन। साध्वी प्रमुखा जी को सादर चरण वंदन नमन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा महोदया श्रीमती पुष्पा जी बैद एवं अन्य अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी श्रोतागणों से मेरा जय जिनेन्द्र। लोक निस्संदेह ये बहुत रुचिकर और अनेकानेक रहस्यों से भरा हुआ विषय है। सहज एक जिज्ञासा उठती है कि हम लोक को क्यों जाने। उत्तर स्वरूप कुछ बिंदु हैं। जैन धर्म आत्मा है। इसका अर्थ हुआ कि आज हम जिस रूप में हैं, इससे पहले हम अनंतानंत रूपों में और अनेक क्षेत्रों में यात्राएं कर चुके हैं। अतः हमारी अतीत, वर्तमान और भविष्य की यात्राओं को अथवा उसके बारे में परिज्ञान करना केवल भूगोल के ज्ञान से ही संभव है। दूसरा बिंदु, इस पूरे लोक में हमारा अंतिम आनंदमय रुचिकर स्थान कौन सा है, उसे जानें और अपनी जीवन यात्रा का लक्ष्य फिक्स करें और उस ओर अपने कदम बढ़ाएं, पुरुषार्थ करें। तीसरा बिंदु, शांत सुधारस नामक पुस्तक में उपाध्याय विनय विजय जी द्वारा 12 भावनाएं वर्णित की गई हैं। उनमें एक है लोक भावना। इस भावना का मर्म हम लोक के परिप्रेक्ष्य में ही जान सकते हैं। लोक भावना का चमत्कार देखिए। गंगा नदी के तट पर बाल तप करते हुए शिव राजर्षि को विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ।
और वे 7 द्वीप और 7 समुद्र देखने लगे और कहने लगे 7 द्वीप 7 समुद्र हैं, इसके बाद कुछ नहीं। एक दिन भगवान महावीर की वाणी उनके कानों में पड़ी कि जम्बू द्वीप से स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र तक असंख्य द्वीप समुद्र हैं। तब वे गहन चिंतन में डूब गए और उस चिंतन के फलस्वरूप उनका विभंग ज्ञान नष्ट हुआ और वे भगवान महावीर के पास जाकर दीक्षित हो गए। लोकानुप्रेक्षा के परिप्रेक्ष्य में सतत ध्यान एवं अनुचिंतन करने से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। यह है लोकानुप्रेक्षा की सर्वोच्च उपलब्धि। अब हम इस दर्शन की मुख्य विशेषता को जानेंगे। देखिए, जैन दर्शन में लोक के साथ साथ अलोक को भी स्वीकार किया गया है, जबकि अन्य दर्शनों में अलोक का कहीं नामांकन भी नहीं मिलता है। इसका कारण है कि जैन धर्म की पृष्ठभूमि है अनिकांत दर्शन, जो पक्ष के साथ प्रतिपक्ष को भी स्वीकार करता है। अलोक एक सुशिर गोले के समान है, पोले गोले के समान, और इसके सामने लोक बहुत छोटा एक बिंदुवत है। अलोक जीव द्रव्य का अलोक अजीव द्रव्य का देश है, जबकि लोक जीव और अजीव से संयुक्त आकाश है। अलोक को अजीव द्रव्य का देश कहने के पीछे कारण है कि अलोक में जो आकाश है वह परिपूर्ण आकाश नहीं है, वह मात्र अलोकाकाश है। लोक में लोकाकाश है और दोनों आकाश मिलकर परिपूर्ण आकाश होते हैं। अलोक में गति तत्व नहीं है, वह रुक्ष है। कोई महर्धिक देव यदि लोकांत में खड़ा होकर अपने हाथ और पांव पसारना चाहे तो वह अलोक में अपने हाथ और पैर नहीं फैला सकता है, कारण अलोक में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है। चित्र में आपको दिखलाई दे रहा है कि अलोक में लोक है, लेकिन ध्यान रखें, न कभी लोक अलोक में समाविष्ट होगा और न ही कभी अलोक लोक में समाविष्ट हो सकता है। लोक और अलोक दोनों ही एक शाश्वत भाव हैं, वे सदैव थे, हैं और रहेंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या लोक अनादि अनंत है? हाँ, जैन धर्म के अनुसार न तो इसकी कभी शुरुआत हुई थी और न कोई प्रलय स्वरूप कभी इसका अंत होगा। It has neither any beginning nor any end. Aristotle भी stated. जैन दर्शन के अनुसार लोक किसी के द्वारा रचा हुआ नहीं है, इसका कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि जो ही हम यह कहें कि यह जगत ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, जैसा कि वेदांत आदि अन्य दर्शन मानते हैं, तो सीधा प्रश्न उठेगा कि फिर ईश्वर को किसने बनाया? यदि कोई उस प्रश्न का उत्तर दे कि अमुक ने ईश्वर को बनाया, तो पुनः प्रति प्रश्न है कि उस अमुक को किसने बनाया? इस प्रकार एक अनवस्था दोष का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग्स भी इस मत से ही सहमत हैं कि लोक का कोई भी सृष्टिकर्ता नहीं है। अब हम लोक की परिभाषा को जानें। षड द्रव्यात्मको लोकः, अर्थात लोक में 6 द्रव्य हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल। धर्मास्तिकाय, यह चलते हुए को कोई गति कर रहा है तो उसके लिए सहायक है। कैसा सहायक? कि उदासीन सहायक। बैठे हुए को धक्का मारकर ये चलाएगा नहीं,
लेकिन चलते हुए के लिए जरूर सहायभूत प्रूफ हो जाता है। ये मीडियम ऑफ मूवमेंट है। ठीक इसका प्रतिपक्ष है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय किसी भी वस्तु, पदार्थ या जीव को स्थित या स्थिर रहने को तो उठा, किसी चलते हुए को पकड़कर बैठाएगा नहीं और बैठे हुए के लिए सहायक सिद्ध अवश्य होगा। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ये दोनों ही अलोक में नहीं है, केवल लोक में है। आकाशास्तिकाय, आकाश को कहते हैं। आकाश सभी को अवगाहन देता है, स्थान देता है। प्रत्येक वस्तु आकाश में ही है। आकाशास्तिकाय लोक में भी है, अलोक में भी है। पुद्गलास्तिकाय ये अजीव तत्व है लेकिन रूपी है। इन 6 तत्वों में मात्र पुद्गलास्तिकाय ही रूपी है। यदि हम पुद्गलास्तिकाय को पूरे लोक में से निकाल दें तो संभवतः इस लोक में देखने लायक कोई भी वस्तु न रहेगी। यह पूरा लोक अदृश्यमान हो जाएगा। इसके पश्चात है जीवास्तिकाय। जीव, चेतन द्रव्य ये केवल लोक में है। लास्ट काल। काल समय को कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, व्यावहारिक काल और नैश्चयिक काल। व्यावहारिक काल केवल अढ़ाई द्वीप, मनुष्य क्षेत्र या कह दें समय क्षेत्र उतने ही स्थान में है। इसके बाहर एवं आलोक में सर्वत्र 6 वस्तुएं आपके सम्मुख है। ये 6 जहां हैं वह लोक कहलाता है और इन 6 के अभाव में वह वस्तु लोक नहीं है। अब हम 4 दृष्टियों से लोक को समझें। तह लोक एक, क्षेत्रतः लोक 14 रज्जु लंबा है। कालतः वह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, सदैव था, है और रहेगा। भावतः लोक अनंत है क्योंकि इसमें अनंत वर्ण, अनंत रस, अनंत गंध, अनंत स्पर्श और अनंत संस्थान है। इसलिए भावतः लोक अंत रहित है। अब आपके सम्मुख लोक का चित्र है। यह चित्र श्वेतांबर मान्यता का परिपोषक है। 14 रज्जु लंबा है। 14 रज्जु लंबा एकदम टॉप हेड में सिद्धालय के पास में एक रज्जु लंबा, चौड़ा एवं गहरा है। देवलोक के मध्य के आसपास ये 5 रज्जु लंबा, चौड़ा एवं गहरा है। बिल्कुल मध्य में लोक के जहां तिर्यक लोक होता है वहां ये 1 रज्जु लंबा, चौड़ा, गहरा है और बिल्कुल नीचे 7 रज्जु लंबा, चौड़ा, गहरा प्रतिष्ठित संस्थान है। अर्थात कि बहुत इसे एक त्रिशराव संपुटाकार नाम भी दिया जाता है। इसमें देखिए 3 प्याले हैं। इसके ऊपर एक सीधा प्याला, उसके ऊपर एक उल्टा प्याला, इसलिए इसे त्रिशराव संपुटाकार भी कहा जाता है। यह दिगंबर मान्यता का लोक है। इसमें और श्वेतांबर मान्यता के लोक में देखिए फ्रंट फेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये सर्वत्र 1 रज्जु, यहाँ 5 रज्जु, पुनः 1 और नीचे 7 रज्जु है। लेकिन गहराई दिगंबर लोक में सर्वत्र 7 रज्जु है। जहां 5 है वहां भी 7 है, जहां 1 है वहां भी 7 है। यही मेन डिफरेंस है जैन मान्यता में दिगंबर मान्यता एवं श्वेतांबर मान्यता के लोक में क्या अंतर है। त्रस नाली लोक के मध्य में होती है। जैसा कि इसका नाम है, इसमें
त्रस जीव रहते हैं। त्रस अर्थात जो अपने दुख एवं सुख के लिए ये बे इंद्रिय से द्विइंद्रिय से तक के जीव होते हैं। और 14 रज्जु लंबी है। ये दिगंबर मान्यता में भी इसी साइज की मध्य में त्रसनाली होती है, और श्वेतांबर मान्यता में भी त्रस नाली का साइज वही है। इसे त्रस नाड़ी भी कहते हैं और त्रस नाली भी कहते हैं। दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। मैं आपको खंडुकाकार लोक दिखा रही हूं। जनरली आप लोक का यह शेप नहीं देखते हैं। एक्चुअल में लोक खंडुक के आकार का ही है। 4 खंडुक एक रज्जु के बराबर होते हैं। तो आप देखिए, जहां लोक एक रज्जु का है वहां आपको 4 स्क्वायर्स दिखेंगे ग्राफ में। एक स्क्वायर एक खंडुक है। 4 खंडुक इज इक्वल टू एक रज्जु। तो जहां हमारा लोक 5 रज्जु का था वहां 20 स्क्वायर्स होंगे, 20 खंडुक होंगे। और जहां 7 रज्जु का लोक है वहां 28 खंडुक होंगे। और अन्यत्र भी जहां जितना साइज है लोक का उसी प्रकार से ग्राफ के स्क्वायर्स लिए गए हैं। एक स्क्वायर एक खंडुक के बराबर है। देखिए, इसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूं। यदि हम समुद्र तट पर बैठे हैं और हमें बहुत दूर से एक कोई डॉट दिखाई देती है, हम सोचते हैं ये क्या है, पता नहीं चल रहा है। थोड़ी देर बाद वो डॉट थोड़ी ओवल शेप की हो जाती है, कुछ अंडाकार जैसे शेप की। कुछ और नजदीक आती है वो वस्तु तो हमें कोई जहाज नौका जैसी दिखाई देती है। और अधिक नजदीक आ जाए तो हम उसके सारे फिजिकल कॉन्टूर्स देख सकते हैं। मतलब जहाज के ये पोर्शन यह है, ये ऊपर का पोर्शन है, सारी चीजें हम देख पाते हैं। उसी प्रकार ये लोक का खंडुकाकार का कथन है कि ये सारे फिजिकल कॉन्टूर्स हैं। जो कट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिजिकल कॉन्टूर्स हैं। कोई भी जगह का मैप हो, चाहे इंडिया का हो, अमेरिका का हो, आप देखेंगे कि वहां पर उसकी फिजिकल कॉन्टूर रहते हैं। लोक पुरुष का चित्र ये एक यूनिक फीचर है, अर्थात कि यह जैन दर्शन की विशेषता है। जैन लोक को पुरुष के आकार में दिखलाया गया है। लोक पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। इसमें निहित कारण को समझें। जैन धर्म अध्यात्म प्रधान है। इसके केंद्र बिंदु में आत्मा है। आगम में पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा किया गया है। हम अर्हत वंदना में भी पुरीसा शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राकृत भाषा में पुरीसा शब्द का अर्थ है पुरुष, आत्मा। एक आत्मा में ही शक्ति है कि वह पूरे लोक का ज्ञान कर सके। यह विराट लोक केवली के ज्ञान का विषय बन सकता है, अन्य का नहीं। इससे जैन दर्शन की मार्मिक मुख की कल्पना कर लें तो यह कोहनी का स्थान, यदि कोई कमर में हाथ देके कोई व्यक्ति खड़ा हो तो, और फिर नीचे जैसे पांव फैला के खड़ा है। अभी तक आपने कई तरह के लोक देखे। श्वेतांबर मान्यता, दिगंबर मान्यता का खंडुकाकार लोक, फिर लोक पुरुष का चित्र देखा। अब ये जो लोक है हम इससे घनीकृत लोक बनाएंगे, क्योंकि आप आगम शास्त्रों में अनेक स्थानों पर घनाकार लोक का विवरण पढ़ते हैं। ये लोक का ही भाग था, इसे हमने इस प्रकार रखा। इसके पश्चात इसी भाग को हम बाईं तरफ ले जाएंगे। अब ऊपर का भाग, इधर का भाग इधर आया और एक रेक्टेंगल बॉक्स बन गया। अब देखिए, इस भाग को हम नीचे ले आएंगे।
ये पूरा एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। यहाँ आपको इसकी गहराई नहीं दिख रही है, केवल हम दो लंबाई और चौड़ाई देख पा रहे हैं, लेकिन ये गहरा भी होगा, तब क्यूब एक घनाकार लोक बन जाएगा। सात रज्जु लंबा और इधर लोक के दूसरे पीसेस जुड़े हैं 3 रज्जु के। एक रज्जु ये तरस नाड़ी है, आधी ऊपर की है, आधी अधोलोक की है, और 2 रज्जु ऊर्ध्वलोक के हैं। इस प्रकार 7 रज्जु बाई 7 रज्जु का एक घनाकार लोक कल्पना से बनाया जाता है। ये 7 रज्जु बाई 7 रज्जु का घनाकार लोक। इसमें मैंने लोक की मोटाई भी दिखा दी है, अर्थात 7 रज्जु बाई 7 रज्जु बाई 7 रज्जु मतलब इसकी गहराई। यदि हम लंबाई, चौड़ाई और गहराई को गुणा करें तो हमारे पास 343 रज्जु आते हैं। इसमें आप इस घनाकार लोक में देखेंगे आकाश प्रदेश की श्रेणियां हैं, जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये लंबी भी हैं और बाएं से दाएं जाती हुई भी हैं। ये आकाश प्रदेश की श्रेणियां हैं। श्रेणियां या तो वर्टिकल होती हैं या हॉरिजॉन्टल होती हैं। आप सब तरफ देखेंगे आकाश प्रदेश की श्रेणियां हैं। अब हम सपोज करें कि एक श्रेणी में 100 आकाश प्रदेश हैं, तो यदि प्रतर श्रेणी हो, अर्थात 100 इंटू 100 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो उसमें 10,000 आकाश प्रदेश पाए जाएंगे। फिर हम एक असत कल्पना से ही पुनः सोचें कि वह श्रेणी 100 लंबाई, 100 चौड़ाई और 100 गहराई वाली हो, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 लाख आकाश प्रदेश वाली ये श्रेणी या ये वर्ग कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम लोक को घनीकृत क्यों बनाते हैं। देखिए, जब जीवों का माप जानना हो कि भाई कितने जीव हैं, प्रमाण जानना हो, परिमाण जानना हो, क्वांटिटी जाननी हो, तो आकाश प्रदेश की श्रेणियों से ही उसकी गणित बतलाई जाती है, तब घनाकार लोक की ही कल्पना की जाती है। इसके पश्चात हम देखें कि यह लोक 3 भागों में है। एक ऊर्ध्वलोक है जहां देवस्थान है, सौधर्म से शुरू होकर के सारे वैमानिक देव, ग्रेव्यक, अनुत्तर विमान और सिद्धशिला के सिद्ध मुक्त जीव सभी ऊर्ध्वलोक में हैं। ऊर्ध्वलोक में जो द्रव्य परिणमन है वह प्रायः शुभ है, इसलिए सारी ही शुभ शुभ ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। मध्यलोक में द्रव्य का परिणमन मध्यम है, यहाँ तिर्यक लोक है, और अधोलोक में द्रव्य का परिणमन प्रायः अशुभ है, अतः यहाँ 1 से लेकर 7वीं नरक है। ये जो 3 भाग हैं ये कल्पना से किए गए हैं। अब इन तीनों ही भागों के लोक, तीनों ही लोकों के, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक के, यदि हम प्रथम वर्ण लें और उनकी संधि करें अ उ म की, तो हमें ओम बीज मंत्र प्राप्त होता है। ओम बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें तीनों लोकों का ज्ञान निहित है, इसीलिए हम ओम को अनेक मंत्रों के साथ जोड़कर और इसका जाप भी करते हैं। ओम एक ऐसा बीज मंत्र है जो केवल जैनों में ही नहीं, अन्य दर्शनों में, अन्य क्षेत्रों में भी आदर के साथ लिया जाता है, आंका जाता है, चित्रित किया जाता है, लेकिन सबका ओम लिखने का तरीका अपना अपना है। ये देखिए, ये ब्रह्मा ओम, इसके बाद ये विष्णु ओम या इसे बंगला ओम भी कहते हैं, तदुपरांत शैव ओम, ये तिब्बत देश में प्रचलित ओम है, और ये चाइनीज ओम, चाइना में। इस प्रकार ओम इतने ही नहीं और भी अनेक प्रकार से लिखे और चित्रित
किए जाते हैं। जैन ओम इस प्रकार लिखा जाता है। तो मेरी छोटी सी आपको इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि आप कभी भी ओम का प्रयोग करें तो इस शैली में लिखने का प्रयास करें। ये जैन शैली में लिखा हुआ ओम है। समय हमारा पूरा हो गया है और आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल को मैं जितना भी साधुवाद या धन्यवाद दूं कम है कि वे मुझे ये सुअवसर देते हैं कि मैं अपनी भावनाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। जय जिनेंद्र। कोई बहना प्रश्न पूछ सके? हाँ हाँ, कोई भी बहनों को कोई हो तो जरूर पूछें। लोक के बारे में कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप भाई से जरूर प्रश्न करें। आप रेज हैंड कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ, बेटर होगा आप उनके प्रश्न को पढ़ दें। हाँ, म्यूट अनम्यूट में ये बहुत व्यतीत कर देते हैं। हाँ, यदि ये तो हाँ, दीदी तू ही प्रश्न बोल दे। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं वो प्रश्न। हाँ, हाँ। वैसे लोक महाविद्य क्षेत्र से थोड़ा इजी था, इसलिए ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ रही है बहने। आपका इंडिकेशन था कि सरल कीजिएगा, इसलिए हाँ, मैंने सरल ही किया अपनी तरफ। हाँ, ठीक बात है भाई। पिछली बार थोड़ी बहनों को समझ में कम आया था। हाँ। आकाश मंजू प्रदेश, आंटी, आकाश का अर्थ क्या है? कोई भी तरह की आकाश जिज्ञासा प्रदेश की या कुछ सराहनी वाले पॉइंट्स वापस एक्सप्लेन करिए ना। आकाश प्रदेश, आकाश प्रदेश, वो स्क्रीन शेयर करूं क्या? और वैसे तो अपने फेसबुक पर लाइव है तो वापस पूरा रिपीट सेशन कभी भी देख सकते हैं। फिर भी एक बार भाई से सुन लेते हैं। देखिए यहाँ दिखाई है, ये लंबी लंबी लाइंस हैं। ये आकाश प्रदेश की श्रेणियां हैं, एक एक श्रेणी है। ये लंबी भी हैं और ये आड़ी भी हैं, अर्थात कि बाएं से दाएं भी जा रही हैं। हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। कभी भी जीव की डेथ होती है, वह अंतराल गति में ट्रेवल करता है, तो आपको ध्यान होगा तो वो सीधे जाता है या बाएं से दाएं जाता है या दाएं से बाएं। वो डायगोनल कभी नहीं चलता है, ये बात ध्यान में है आपको। वो डायगोनल नहीं चलता है, मतलब तिरछी चाल नहीं चलता है कभी भी। क्यों? क्योंकि वो आकाश प्रदेश की श्रेणियों का अनुसरण करता है। अनुसरण करते हुए वो जीव या तो सीधा जाएगा या बाएं से दाएं, या सीधा जाके फिर पुनः दाएं से बाएं आ सकता है, पर तिरछा नहीं जाता है। ये आकाश प्रदेश में श्रेणियां भरी हुई हैं, पूरे पूरे लोकाकाश में। और कुछ पूछना है आपको? आंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ओम एक्सप्लेन करें। जैन ओम हमने जैसे कि आपको दिखलाया था, ओम के अनेक अर्थ होते हैं। ओम में हम पंचपद नमस्कार को भी बैठा सकते हैं, 5 पदों को। सबसे पहले क्या है? अरिहंताणं का अ, सिद्धों का अरू, अ प्लस अ। फिर क्या आएगा? अरिहंत सिद्ध, उसके बाद उपाध्याय प्लस उ, फिर है मुनि प्लस म। संधि करके क्या मिला हमें? ओम। तो ओम में पंच पद समाहित हैं, राइट? अच्छा, और देखिए ओम में का ज्ञान समाहित है कैसे? अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म। तीनों की संधि तो भी हमें ओम मिलता है। तो ओम बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है।
अधो, ऊर्ध, मध्य, मध्य। अरिहंत, अरूप, आचार्य, उपाध्याय और मुनि सबके प्रथम वर्ण की संधि करिए, ओम प्राप्त होगा। और क्या चाहिए? जो हम, मेरा एक प्रश्न है मंजू भाई, कि हम रोज जो ओम लिखते हैं, ओम, वो न लिख के ये लिखना चाहिए क्या? लेकिन ये कभी बिल्कुल, कोई यही कॉपी में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलता कि ओम महाविद्यालय, मिलेगा ऐसे कुछ नहीं मिलता। नहीं। हाँ, इसका कारण है कि कंप्यूटर में ऐसा वर्ण नहीं है, शायद इसलिए वो लोग नहीं लिख पाते हैं। लेकिन हमें यही प्रयास करना चाहिए और सर्वत्र इसी का प्रयोग करना चाहिए। ये जैन शैली का ओम है। देखिए, मैंने दिखाया ना आपको कि ओम कई तरह से लिखे जाते हैं, और हम जनरली या ये हिंदुइज्म से प्रभावित ओम है। लेकिन जब हमारे स्वयं जैन शैली का ओम है, तो हम क्यों नहीं उसका प्रयोग करें? ये बुद्धिस्ट में, तिब्बत में ये प्रयोग होता है, चाइना में ये ओम है। लेकिन हमें इस ओम का प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करते ही आपकी यही ओम हाथ में बैठ जाएगा, और आप कोई भी कार्य शुरू करें, मंगल कार्य, उससे पहले आप उस पत्र पर ओम लिखते हैं तो कोशिश करें ऐसा ही ओम लिखें। आंटी, लिखने का स्टाइल बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताऊं अभी? स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहां से ऐसे करके इसको ऐसे ले गए, फिर यहां ऊपर ये लाइन खींची, और यहां इसके ऊपर एक इतना दिया और चांद बनाया। अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहले ये लाइन की, फिर इससे यहां ये बनाया, न जैसा बना दिया, और यहां एक लाइन खींची। बहुत इजी है, जब तक हम तब तक ही लगता है। ये देखिए, यहां से शुरू करके भी आप ऐसे कर सकते हैं, और फिर इसको ऊपर आगे बढ़ाया और ऊपर एक रेखा खींची, और यहाँ चंद्र बिंदु। इस पर हम 3 डॉट्स भी लगा देते हैं, कभी 1 डॉट है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंटी, एक जीव एक समय बस में एक बार कितने हाथ रज्जु, में बैठने, एक जीव एक समय में कितने रज्जु का क्या चीज? ट्रैवल कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 रज्जू। 14 रज्जू वो एक समय में जा सकता है। जैसे एक समय में वो इतना ट्रेवल कर सकता है, कोई मना नहीं है, एक समय में। एक और समय में चंद्र बिंदु का क्या मतलब है? कौन से? ओम वाले चंद्र बिंदु का? हाँ, यस यस। ये जो ओम वाली चंद्र बिंदु है, देखिए, चांद मन का प्रतीक है। चांद मन का प्रतीक है, और इस पर बिंदु देके एकाग्रता का प्रतीक हो गया। ये चांद विथ अ डॉट, एकाग्रता, मन को स्थिर करना सबसे टफ है। चांद से मन बहुत प्रभावित होता है। आप देखेंगे कई को भी सुसाइड करते हैं, कुछ भी होता है ना, ये चतुर्दशी, पूर्णिमा या अधिक होता है। उसी को यदि हम एकाग्र चित्त कर लिए, उसे स्थिर कर दिए, तो यह एकाग्रता, और ओम का जाप है, तो उसके साथ एकाग्रता तो सबसे अधिक आवश्यक है। अच्छा, और देवलोक को विस्तार से समझाएं। एक थोड़ा सा देवलोक हम्म, को विस्तार से समझाएं। हाँ, देवलोक को, यदि ये देखिए, ये जो ऊपर में है ना, ये देवलोक, इसको विस्तार से इस पर पूरा हो सकता है। और अभी मैं आपको बताऊं तो सौधर्म, ईशान, ये फिर ग्रेवियक, फिर अनुत्तर विमान, और फिर सिद्धशिला,
एक्चुअली इतने से मैप से कुछ बताया भी नहीं जा सकता और इतने समय में भी नहीं हो सकता है। यदि हम पुनः मिलेंगे तो हम देवलोक पर लेक्चर अलग हो सकता है, तिर्यक लोक पर अलग होगा, नरक पर अलग होगा, सिद्ध हो सकता है, एक एक क्षेत्र को लेकर के। हमने वैसे ही कुछ प्लानिंग की थी, पुष्पा जी ने कहा था हर महीने रखने को, तो मैंने मध्य से शुरू किया, बिल्कुल महाविद्य से, क्योंकि जब हम कोई अर्घ्य करते हैं, हाथ जोड़ा, फिर यों गए और पुनः ऐसे दिया, अर्घ्य ऐसे दिया जाता है ना, तो मध्य से शुरू कर लोक को, आज लोक का वर्णन किया, आउटर लोक का, पुनः हम इसके भीतर में एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। पूरा फिर देवलोक होगा, तब केवल देवलोक, सिद्धशिला तो ओनली सिद्धशिला और सिद्ध, उसी प्रकार नरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर परंपरा में लोक की मोटाई एवरीवेयर 7 रज्जू है, श्वेतांबर परंपरा में यह कितनी है? हाँ, तो श्वेतांबर परंपरा में यदि यहाँ ये 1 रज्जू है ना, तो इसकी मोटाई भी 1 रज्जू है। देवलोक के स्थान पर जहां ये 5 रज्जू है, वहां इसकी मोटाई भी 5 रज्जू है। पुनः तिर्यक लोक में 1 रज्जू मोटाई, माने मोटाई डिफर करती है श्वेतांबर मान्यता में, और दिगंबर मान्यता में सर्वत्र एक जैसी रहती है, और नीचे पुनः 7 रज्जू गहराई है। ये देखिए, दोनों पिक्चर एक साथ देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ज्ञानीकृत लोक बताएं। ज्ञानीकृत नहीं है, घनीकृत। सॉरी, नहीं, मैं सही हूं तो? हाँ हाँ, घनीकृत, यस यस, घनीकृत। लोक तो ऐसा ही है, लोक ऐसा ही है, इसको कल्पना से घनाकार या घनीकृत किया जा रहा है। आप देखते जाइए, मैंने एक्स्ट्रा पीस कोई नहीं लिया, एक्स्ट्रा प्लेस भी नहीं ली, इसी को सेटिंग करके 7 रज्जू का लंबा, चौड़ा और गहरा, मतलब मोटा बना देंगे। ये देखिए, इसको इधर किया, फिर इसको इस तरफ किए, अब देवलोक का पीस इधर से इधर आएगा, इधर आया और ये नीचे मूव कर जाएगा। ये घनीकृत लोक हो गया, घनीकृत लोक, इसमें घनीकृत लोक है। जो पीस जहां से लाए, जिस साइज का था, वो ठीक लिखा हुआ है। देखिए, अधोलोक का 3 रज्जू ये, और 1 रज्जू त्रसनाड़ी है ना, और ये 3 रज्जू इधर आ गया, तो ये पूरा 4 रज्जू बाई 7 रज्जू का बना। ऊर्ध्वलोक की ये है त्रसनाड़ी, और ये ऊर्ध्वलोक का देवस्थान वाला क्षेत्र, ये त्रसनाड़ी के इधर वाला, और ये त्रसनाड़ी के इधर वाले 2 पीस हैं। सेटिंग की ऐसी कि वो घनाकार लोक हो गया। ये हमारे ग्रंथों में बहुत चर्चित है। महाविद्य की विजय ऊपर से नीचे है या सम? पश्चिम महाविद्य की 2 विजय ऊपर से नीचे जाती है, ढाल की तरह। पूर्व महाविद्य की सम है, और सब समान। इतने ही प्रश्न थे, हो गए। ठीक है। निधि, जय जिनेंद्र। हाँ, वो है क्या तरुणा? तरुणा है? हेलो निधि, हेलो तरुणा निधि, जी है। ठीक है, उनको दे दो। हाँ, मैंने को होस्ट बना दिया है। ओके, तरुणा जी, आंटी आप ही टेक ओवर कर लीजिए ना, पुष्पा आंटी। मंजू भाई, आप आए और इतना सुंदर हमें लोक का वर्णन किया, आप अच्छी तरह से बताए और सबके प्रश्नों के जवाब दिए। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। ये हमारा अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल का ये सौभाग्य है कि आप जैसी बहन जो इतने ज्ञान का भंडार है और हर चीज को हमें बता सकती है,
आज साधु सत्या हो सकता है ज्ञान किसी के पास हो, पर उनको हम ऐसे ऑनलाइन न तो बुला सकते हैं और न कह सकते हैं। तो ये आज मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि हमारी कितनी सारी बहनें आज आपसे ये जो गूढ़ बातें हैं, और तो किताबों में हम लेख बहुत पढ़ लेते हैं, पर ये गहरी बातें होती है वो पढ़ भी लेते हैं तो समझ में नहीं आती, तो आप बाकायदा चित्रों द्वारा हमें समझाते हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बहुत आपके प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ, पूरी नारी समाज की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि आप हर महीने आप ऐसे ही समझाते रहिए। आपका ज्ञान अच्छा है, थोड़ा थोड़ा हम भी ले लें तो हम भी एक बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि चलो कुछ तो सीखा। वैसे जैन स्कॉलर वाली बहनें तो धन्य है जो आप घंटों घंटों उनको पढ़ाती हैं, पर हमें जो इतना टाइम दे रही है वो भी हमारे लिए बहुत है। बहुत बहुत अखिल भारतीय